नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट के ज्वाला प्रक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही अन्य इनके रासायनिक गुण का भी अध्ययन करेंगे। तो ज्वाला प्रक्षण के अंतर्गत क्षार धातु या एस ब्लॉक के जो तत्व है उनके कम आयनन ऊर्जा के कारण क्षार धातु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मता या आसानी से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। जब वे इलेक्ट्रॉन वापस अपने कक्ष या निम्न ऊर्जा कक्ष में लौटते हैं तो ऊर्जा की उस छोटी सी मात्रा का उत्सर्जन करते हैं जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य क्षेत्र की होती है, अतः ये ज्वाला में विशिष्ट रंग देते हैं। तो क्षार धातु आयन बुनसन ज्वाला में निम्न रंग प्रदर्शित करते हैं। जो क्षार धातु हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जब इसको हम बर्नर की ज्वाला या बुनसन ज्वाला में ले जाते हैं ग्लास रोड पर रख के या फिर कॉपर के तार में, तो ये अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं। जैसे कि लिथियम को यदि अपन ले जाते हैं तो ये गहरा लाल रंग ज्वाला के अंदर दर्शाता है। इसी तरह जो सोडियम है वो सुनहरी पीला या गोल्डन येलो कलर अपने को ज्वाला के अंदर दर्शाता है। पोटेशियम हल्का बैंगनी दिखता है और रुबिडियम लाल बैंगनी रंग ज्वाला के अंदर दर्शाता है। इसी तरह सीजियम नीला रंग ज्वाला के अंदर दर्शाता है। फिर जब अपन बात करते हैं क्षारीय मृदा धातुओं की, जो कि है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो बेरियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते क्योंकि इनका जो आकार है बहुत छोटा होता है। छोटा आकार होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण मजबूती से बंधा रहता है और वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उस कक्षा में नहीं जा पाता। अर्थात बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई रंग नहीं देते हैं ज्वाला के अंदर। फिर कैल्शियम होता है जो वो ईंट जैसा लाल रंग देता है ज्वाला के अंदर। स्ट्रोंशियम गहरा लाल रंग देगा। बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है और रेडियम गहरा लाल रंग बुनसन ज्वाला के अंदर देता है। तो इस तरह इनके कम आयनन विभव होने के कारण ये एस ब्लॉक के एलिमेंट बुनसन ज्वाला के अंदर या ज्वाला के अंदर अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि पदार्थ में किस प्रकार का एस एलिमेंट है। फिर उसके बाद में आता है एस ब्लॉक एलिमेंट की रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण भी जिनको अपन कहते हैं। तो क्षार धातु में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल शक्ति होती है और इनके उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव के मान है, अतः ये प्रबल अपचायक पदार्थ होते हैं। तो ये धातु अत्यंत क्रियाशील होती है। ये धातु अत्यंत क्रियाशील होती है जो वायु में खुला रखने पर वायु की नमी से तेजी से क्रिया करके स्वतः जलने लग जाती है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ही इनकी ताज़ा कटी हुई चमकीली सतह शीघ्र ही मलिन हो जाती है, क्योंकि धातु परमाणु वायुमंडल के संपर्क में आते ही उससे क्रिया कर लेते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं क्रियाशील होती है, यद्यपि इनकी क्रियाशीलता क्षार धातुओं की तुलना में थोड़ी कम होती है। क्षार धातु की भांति ये भी केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, वो है +2। ये अधिकांशतः आयनिक यौगिक बनाते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति सहसंयोजक यौगिक बनाने की भी होती है। इनके द्विधनावेशित अणु के छोटे आकार के कारण उन पर आवेश घनत्व उच्च हो जाता है, अतः ये जल के ऑक्सीजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करके तीव्रता से जल योजित हो जाते हैं। लगभग बराबर आकार वाले क्षारीय मृदा धातु आयन द्विधनायन के जल योजन की ऊर्जा का मान क्षार धातु की तुलना में लगभग 4 गुना होते हैं। जैसे अपन Na+ के जल योजन की ऊर्जा का मान होता है -397 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि लगभग इतने ही आकार वाले कैल्शियम 2+ आयन के लिए जल योजन का मान होगा -1650 किलो जूल पर मोल होता है। तो इन धातुओं के जो कुछ रासायनिक गुण है वो है, सबसे पहला है
वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करने पर लिथियम तो एक सरल ऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं पेरोक्साइड अथवा सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ये क्षार धातुएं अलग अलग प्रकार से क्रियाएं करती है। कुछ तो साधारण ऑक्साइड बनाती है, कुछ सुपर पेरोक्साइड बनाती है, कुछ सुपर ऑक्साइड। जो लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर Li2O अर्थात लिथियम ऑक्साइड, इसके अंदर O-2 होता है। जब सोडियम की बात करते हैं तो पेरोक्साइड बनाता है अर्थात Na2O2। तो 2 सोडियम के साथ 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े रहते हैं, तो इसके अंदर होगा O2-2 अर्थात पेरोक्साइड। बाकी जो बचे हैं नीचे वाले वो सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम और सोडियम के बाद जो बचे हैं जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। M+O2 = MO2 मेटेलिक सुपर ऑक्साइड। इसके अंदर O2- होता है, इसको अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड यौगिक। ये सब प्रबल क्षारीय होते हैं। फिर बात करते हैं अपन बेरिलियम और कैल्शियम तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होने के कारण वायुमंडल में खुला रखने पर अप्रभावी रहते हैं, अर्थात वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, बेरिलियम और कैल्शियम। और जो मैग्नीशियम है वो MgO बनाता है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसी तरह ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बना देता है। और स्ट्रोंशियम है वो स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड बनाता है SrO2। इस तरह ये सब वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ अलग अलग प्रकार से क्रिया कर लेते हैं। उसके बाद में आता है जल के साथ क्रिया। तो जल के साथ क्रिया करवाते हैं जब सोडियम की, तो ये NaOH बनाता है प्लस H2O बाहर निकलती है। इसी तरह जब सोडियम की क्रिया एल्कोहल से करवाते हैं, एथेनॉल से करवाते हैं, तो इसका एथोक्साइड बनता है सोडियम आयन का C2H5O- Na++ H2 बाहर निकलती है। इसी तरह जब सोडियम की क्रिया एसिटिलीन से करवाते हैं तो वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है और H बाहर निकलता है अर्थात H2 बाहर निकलता है, वो इसके साथ सोडियम आयन बन जाता है एथिलीन का सोडियम आयन। तो इस तरह ये जल के साथ क्रिया करते हैं। फिर सारे मृदा धातुओं की अभिक्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, अतः बेरिलियम जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता। मैग्नीशियम उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि शेष धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो बेरिलियम कोई क्रिया नहीं करेगा, मैग्नीशियम उबलते हुए जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में H2 निकलती है। कैल्शियम और बाकी जो बचे हैं वो ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, जैसे कैल्शियम +2H2O = कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O बाहर निकलता है। तो इस तरह अपन क्षार धातुओं, सारे मृदा धातुओं की जल के साथ क्रियाओं का अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।